हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ जीएसटीआर 9 के बारे में, जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न होती है उसके बारे में। जीएसटी की एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, क्या ड्यू डेट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट फीस कितनी पे करनी होती है और इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। क्या क्या न्यू चेंजेस आए हैं इस बार की जीएसटीआर 9 में, और उसको रिकनसाइल करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप अपने जीएसटीआर 9 को रिकनसाइल कर सकते हैं अपनी बुक्स के साथ। तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, वो तरीके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी अपनी जीएसटीआर 9 प्रिपेयर कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ। तो ये जीएसटी का पोर्टल होता है, ठीक है, ये जिसमें हम अपनी जो मंथली जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट होती है। इसी में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे रिटर्न्स में जाके आपको यहाँ पे ये एनुअल रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 24-25 की आ रखी है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये जो एनुअल रिटर्न जीएसटीआर और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे ओपन हो जाती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे जीएसटीआर 9 की कोई ड्यू डेट यहाँ पे दी हुई नहीं होती और 9C की दी हुई होती है, बट हम एज्यूम करके चलते हैं कि जीएसटीआर 9 की जो लास्ट डेट होती है वो भी 31/12 ही होती है, ठीक है। तो जीएसटीआर 9 को हम दो तरीके से फाइल कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन तरीके से भी। आप इसकी यूटिलिटी से भी इसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अगर ड्यू डेट की बात मैंने कर ली है, तो इसकी लिमिट की अगर बात करूं कि जीएसटीआर 9 अप्लीकेबल किसके ऊपर होती है, जीएसटीआर 9 अप्लीकेबल होती है जिस भी एसएससी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो जीएसटीआर 9 अप्लीकेबल हो जाती है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर एनुअल रिटर्न, ठीक है। और जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होते हैं, ये 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर होता है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, उनके ऊपर 9C अप्लीकेबल हो जाती है। इसको ऑडिट भी बोलते हैं या रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न 2 करोड़ से ऊपर वालों के लिए अप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछता है ये पहले कि नील रिटर्न है या नहीं है, ठीक है। तो इसको नो करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे एनुअल रिटर्न ओपन हो जाती है, जो ऑनलाइन अगर आपको फाइल करनी होती है तो ये ऑनलाइन का तरीका होता है। सेम अगर आपको ये ऑफलाइन फाइल करनी होती है तो यहाँ से आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। वापस से मैं एनुअल रिटर्न में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एनुअल रिटर्न में जाके और यहाँ से आपको जब ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउनलोड वाले सेक्शन में, ठीक है, ये जेएसओन फाइल जनरेट होती है। जेएसओन फाइल का मतलब ये है कि जो हमारा प्रीफिल्ड डाटा है, लाइक जो हमारी मंथली रिटर्न्स हैं, उससे जो डाटा प्रिपेयर होके जो एनुअल रिटर्न का डाटा बना हुआ है, तो वो इस फाइल में आ जाता है। वो हमें हमारी जो यूटिलिटी है उसके अंदर अपलोड करना होता है, जिससे वो डाटा, जैसे यहाँ पे आपको ऑफलाइन टूल्स में इसकी यूटिलिटी मिल जाएगी, जैसे जीएसटीआर 9 की ऑफलाइन टूल। तो इसको आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस यूटिलिटी में चलाने के लिए आपकी यहाँ से जो डाउनलोड होगी वो इस यूटिलिटी में ओपन होगी, और वहां से आप इसको स्टेप बाय स्टेप टेबल फिल कर सकते हैं और भर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे ऐसे ये ऑफलाइन यूटिलिटी होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्सेल की एक फाइल होती है यूटिलिटी की, ठीक है। ये मैक्रोज ब्लॉक कर रखे हैं क्योंकि मैंने विदाउट एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो यहाँ से आप ओपन डाउनलोडेड जीएसटीआर 9 जीएसओ, यहाँ से आप अपनी ओपन करेंगे तो वो इसमें ओपन हो जाती है। और ओपन होके ये जो आउटवर्ड की जो जैसे टेबल 4 है, 5 है, 6 है, इसमें जो जो डाटा आपका है वो प्रीफिल अपने आप हो जाता है जेएसओन से, ठीक है। तो ये तो है ऑफलाइन फाइल करने का तरीका। दूसरा मैं आपको ऑनलाइन तरीका बता रहा था, तो ऑनलाइन वाला तरीका है यहाँ से रिटर्न, एनुअल रिटर्न में जाके और यहाँ से आप 24-25 सर्च करेंगे और यहाँ पे आप ऑनलाइन वाले पे क्लिक करेंगे या यहाँ भी क्लिक करेंगे तो वो ऑनलाइन वाला ही ओपन होता है, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन नील वाला पूछता है, इसको नेक्स्ट करना है आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये जीएसटीआर 9 का है, यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर वगैरह सारा कुछ दिया हुआ होता है। यहाँ से ये टेबल स्टार्ट हो जाती हैं, 4 से शुरू होती है टेबल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13। तो ये चार का एक ही होती है टेबल, फिर 14, 15,
फिर 16, 17, 18 और ये 19, ठीक है, यहाँ तक होती है। फिर ये बैक करने का ऑप्शन होता है, कंप्यूट लाइबिलिटी, जब आप पूरा फाइल कर लेते हैं कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे होता है। यहाँ से आपका ड्राफ्ट जो आप बनाएंगे वो डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ एक्सेल में भी ड्राफ्ट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा, अगर जीएसटीआर 9 क्यों हमें फाइल करनी चाहिए, एक रीजन और भी होता है इसका जीएसटीआर 9 का फाइल करने का। अगर मान लो आपने पूरे साल में कोई भी अगर मिस्टेक की है, मान लो आपने टर्नओवर कम दिखा दिया है, या आपका टर्नओवर ज्यादा हो गया, या बी टू बी में कोई करेक्शन है, या बी टू सी की सेल में कोई करेक्शन है, या आपने इनपुट कम या ज्यादा ले लिया है, तो उनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी, अगर आपको चेंज करना है, अपडेट करना है, या करेक्शन करनी है, तो उसके लिए आपको जीएसटीआर 9 में ही आप करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जीएसटीआर 9 फाइल करनी होती है, अगर आपका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है तो भी, ठीक है, तो भी आपको जीएसटीआर 9 की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा आप कहीं भी आपकी जो जीएसटी आप जो आपका बुक्स के साथ आप रिकनसाइल कर लेते हैं, उसके बाद जो अगर कोई भी वेरिएंस वगैरह है तो वो आप जीएसटीआर 9 में ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, अपनी बुक्स चाहिए, ठीक है, जो आपने आपकी मंथली जहाँ से आपने सेल, आप जहाँ से भी अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं, या बीजी में मेंटेन करते हैं, टैली के डाटा मेंटेन करते हैं, या मैनुअली एक्सेल में मेंटेन करते हैं, तो वो आपको उसके डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए। सेम आपको इनपुट की डिटेल चाहिए, आपने कौन से मंथ में क्या क्या इनपुट क्लेम किया है, कितना इनपुट आपका रहता है, ठीक है, तो वो सारे आपको रिकनसाइल करने के लिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर गवर्नमेंट फीस कुछ होती है क्या जीएसटीआर 9 को फाइल करने के लिए, तो गवर्नमेंट फीस कुछ नहीं होती है, प्रोफेशनल फीस होती है जीएसटीआर 9 को फाइल करने के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का मैंने बताया आपको, कैसे आप इसको फाइल कर सकते हैं, क्या चेंजेस हैं वो अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप, जब जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो रिकन्सिलेशन भी बताऊंगा कैसे आप जीएसटी का रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो हमारे पास ये यहाँ पे डाउनलोड्स के लिंक दिए होते हैं, डाउनलोड लिखा हुआ है, तो ये जो एक आपकी जो आपने जो जीएसटीआर 9 मान लो सिस्टम कंप्यूटेड, मतलब जो ऑटो आपने जो मंथली डाटा डाला है उससे ये ऑटो जनरेट हो जाती है, ये इस तरीके की फाइल है, ठीक है। इसमें पूरे साल का डाटा आ जाता है जो आपने मंथली रिटर्न में डाला था उस बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, फिर डाउनलोड जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 जो आपने फाइल की है वो उसकी पीडीएफ आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जीएसटीआर 1 भी ऐसे डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। उसी सेम टेबल में जैसे जीएसटीआर 1 की होती है मंथली रिटर्न, सेम फॉर्मेट में ये एनुअल हो जाती है, ठीक है। फिर सेम जीएसटीआर 3 भी जो आपने मंथली होती है, सेम जीएसटी 3 भी इसकी फाइल होती है, ठीक है। जैसे ये 3 बी में आप भी आपको दिखा देता हूँ, सेम जो मंथली होती है वैसे उसी से आप, ठीक है। तो ये आप सभी इसको डाउनलोड कर लें, सेम टेबल 8A, ठीक है, जो भी आपके इनवॉइस वगैरह थे, ठीक है, ये एक्सेल में होती है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेती है जनरेट होने में। फिर एक ये न्यू टेबल आई है इस बात से, टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1, जिसमें हमारा जो एचएसएन की डिटेल डालना जो मैंडेटरी हो गया था, तो वो अब जो भी हमने जीएसटी 1 में एचएसएन की डिटेल्स डाल रखी हैं वो यहाँ से आपको कंसोलिडेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसको भी डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ नीचे काम आएगी, एचएसएन समरी ऑफ आउटपुट सप्लाई, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप तो आपका यही है कि ये सारे के सारे आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दूसरा, आपको एक रिकन्सिलेशन चाहिए कि हमारी बुक्स में क्या डाटा है। ये वाला तो आपका रिटर्न्स का डाटा आ गया, कि जो आपने जीएसटीआर 1 और 3 बी में एक्चुअल में फाइल किया हुआ है गवर्नमेंट को, तो वो डाटा आपको इसमें जीएसटीआर 9 में मिलेगा। बट हमारी बुक्स में क्या डाटा है और उसका हमें कैसे आइडिया लगे, उसको कैसे रिकनसाइल करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे, ठीक है, सर्विसेज में जाके आपको रिटर्न्स में जाएंगे, रिटर्न्स में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन, ठीक है। आप इसको डाउनलोड, इस पे क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ से एक टेबल डाउनलोड होती है, ठीक है। टेबल जैसे 25-26 है, हम 24-25 का कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो 24-25 का आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी तरह की टेबल्स होती हैं बनी हुई, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, जैसे डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड, फिर टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी समरी, तो ये इस तरीके से सारी की सारी टेबल दी हुई होती हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक ही बारे में ये सारी टेबल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, टैक्स लाइबिलिटी, कंपेरिजन लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड एससीजेड, आईटीसी अदर देन इंपोर्ट, फिर आईटीसी क्लेम्ड एंड ड्यू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, फिर आरसीएम की। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी आपकी टेबल बनी हुई होती है,
तो इसमें आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट को आपको यूज करना है बेसिकली। ठीक है, तो आपको मैं इसका फॉर्मेट, आपको ये सेम फॉर्मेट यूज करना है और आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं आपसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके। ठीक है, तो यहाँ से आप सेम कितने भी रो ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे रो ऐड करके आप इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। ठीक है, तो मैंने एक बार के लिए इसको कॉपी किया और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये 2 एडिशनल थे, आप इनको हटा दें। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने डाल लिया। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना डाल लेंगे, इसको मर्ज कर दिया मैंने जैसे। ठीक है, इसको एक बार के लिए मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालेंगे एज पर बुक्स। ठीक है, ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज पर बुक्स टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप अपना टर्नओवर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फॉर्मेट पेंटर नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी करके उसको रीनेम कर। ठीक है, तो ये मैंने एज पर बुक्स, मेरा यहाँ पे मैं टर्नओवर लिखता जाऊंगा, मेरा जितना भी मंथ वाइज टर्नओवर है वो मैं यहाँ पे एक बार टाइप करता जाऊंगा। मान लो मेरा मंथ में मेरे बुक्स के हिसाब से है, तो आपका या तो अपने बुक्स आपने टैली में बना रखी हैं या आप मैनुअल बनाते हैं, बीजी में भी बनाते हैं, कैसे भी बनाते हो। ठीक है, एक बार उसकी पूरी पिक्चर यहाँ लेके आने के लिए, या आप वो सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो। टैली का अपना सॉफ्टवेयर होता है, बीजी में अपना सॉफ्टवेयर होता है रिकंसाइलेशन का, मैनुअली का आपका खुद का भी कुछ हो सकता है, बट एक तरीका बता रहा हूँ मैं, आपको सही लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो आप मान लो यहाँ पे ऐसे मंथ वाइज आप अपनी जो भी सेल है वो आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दी कुछ भी मान लो। ठीक है, ऐसे मैंने डाल दी, ये मैं मेरी बुक से देख के डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने मान लो ये बुक से देख के ऐसे डाल दी। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा सम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये डाल दी। ठीक है, सेम मैं बुक से देख के ही मेरा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरा जो भी है वो मैं यहाँ से डालूंगा। इसके सामने आपको यहाँ पे आपको मिलेगा अपने जो पोर्टल पे शो कर रखा है, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है जीएसटीआर 1 का। ठीक है, तो आप सेम इसको यहाँ से डिफरेंस लगा के आप अपना लगा सकते हैं, यहाँ पे एक इंसर्ट करके वहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके कि जीएसटीआर 1 और उसमें कितना डिफरेंस है। जैसे मैं यहाँ पे इस कॉलम को लगाना चाहता हूँ पहले। ठीक है, जैसे मेरे को निकालना है इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, तो मेरा यहाँ पे जो भी आया रखा आईजीएसटी और मैंने जो जीएसटीआर 1 में जो अपना आईजीएसटी दिया है, ऐसे करके आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसको आप ड्रैग करके पूरा ऐसे लगा सकते हैं कौन से में मंथ में क्या है वैल्यूज, ऐसे करके। ठीक है, जैसे यहाँ से आप फॉर्मेट कॉपी कर लें इसका मंथ वाइज का। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेल में कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे डिफरेंस बिटवीन बुक्स वर्सेज जीएसटीआर 1, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा रखे हैं। तो यहाँ पे जो भी मेरे डिफरेंस है जीएसटीआर बुक्स के और 1 के जो डिफरेंस वो आ जाएंगे। सेम हम 3B के डिफरेंस निकाल लेंगे, सेम हम बुक्स जीएसटीआर 1 और 3B में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से एक इसको आप यूज कर सकते हैं एज ए रिकंसिलेशन के लिए। ठीक है, आपको सेम यहाँ पे आगे मिलेगा कि आपकी जो जीएसटीआर 1 में इतनी आपने दिखाई थी, जीएसटीआर 3B में आपने ये है, तो यहाँ से आपका मैच कर रहा है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपका जीरो है, ओके है। फिर आ जाओ आप टैक्स लाइबिलिटी चेक कर लो कि यहाँ पे आपकी इतनी इतनी थी 3B में और 1 में भी आपकी इतनी इतनी थी और डिफरेंस कुछ है नहीं, तो जीरो है, ये भी ओके है। तो आप ऐसे जल्दी जल्दी आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके मान लो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको टेबल्स को यूज कर सकते हैं एक ओवरव्यू के लिए। ठीक है, अब चलते हैं वापस से उसी के ऊपर। ठीक है, मैं वापस से चलता हूँ अपनी जो एनुअल रिटर्न है उसमें। अब उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है उसकी बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एनुअल रिटर्न में जाएंगे फिर से। अब बात करते हैं कि आपका मान लो डिफरेंस है तो उसको आप कैसे करेक्ट करेंगे। लास्ट ईयर का मान लो अभी मैं 24-25 की भर रहा हूँ, तो 23-24 का कैसे कम हमें नलीफाई करना है और आगे का जो 25-26 में हमने क्लेम किए हुए हैं उनको कैसे दिखाना है, तो ये काफी डाउट रहते हैं।
तो उनको भी मैं बताऊँगा आपको कैसे क्या है। तो सबसे जो पहली टेबल जो आती है आपकी, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट टेबल जो है उसमें आपको दिखाना है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है? आउटवर्ड सप्लाई डिटेल ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन टैक्स इज पेबल, ठीक है? तो ये सबसे पहली टेबल होती है, ये आउटवर्ड सप्लाई की होती है, ठीक है? सेल की टेबल। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन-कौन सी सेल की टेबल हैं। जैसे 4th, 5th ये सेल की टेबल हैं, और 9 टेबल डिटेल ऑफ टैक्स पेड, और फिर 10, 11, 12, 13 और 14। तो ये हम यूज़ करते हैं इसके लिए, आउटवर्ड के लिए। और इनवर्ड की टेबल होती है 6, 7, 8, ठीक है? और अगर चेंजेस हैं तो ये वाली टेबल भी यूज़ करते हैं। बाकी नीचे वाली टेबल एचएसएन के लिए वाली होती है। ये एचएसएन इनवर्ड वाला ये ऑप्शनल टेबल है, और 19 टेबल ये वाली भी ऑप्शनल है एक तरीके से। ये कंपोजिशन वाली सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स प्लेयर, ये अगर है तो एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये भी नॉट एप्लीकेबल है। डिमांड और रिफंड है तो भी ये नो, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल है, अगर है तो वो यहाँ डालनी होती है, ठीक है? तो सबसे पहले फोर्थ टेबल में चलते हैं। तो ये होती है डिटेल ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल और टैक्सेस पेबल, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी फिगर्स आते हैं पहले वाले कॉलम में आते हैं बी टू सी, तो आपकी जो भी आपने कस्टमर मतलब कैश की जो सेल होती है वो ये आपकी यहाँ पे आएगी। ये फिगर एडिटेबल्स होते हैं फिगर, बट ये आपके जो आपने जीएसटीआर 1 में जो डाटा डाला हुआ है वहां से ये वाले फिगर्स आते हैं। आप इनको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको इनमें एडिट करना क्या होता है एक्चुअल में वो मैं बता दूं। मान लो आपकी सेल थी ज़्यादा की और आपने कम रिपोर्ट कर रखी है, या आप रिपोर्ट करना भूल गए थे, बट आपकी एक्चुअल में जब आपने रिकंसाइल किया तो आपकी सेल बुक्स में ज़्यादा आ रही है, ठीक है? तो आप यहाँ पे उसको सेल को आप बढ़ा सकते हैं, और उसका टैक्स भी बढ़ा सकते हैं, और जो पेबल आएगा वो डीआरसी 03 से आप उसको पे भी कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि भैया आपकी सेल कम, मान लो आपने सेल ज़्यादा दिखा दी है जीएसटीआर रिटर्न्स में मंथली में, बट आपकी एक्चुअल में सेल कम है, तो आप उस सेल को कम भी कर सकते हैं। बट आपको अगर आपने उस पे टैक्स पे कर दिया है तो आपको उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही बी टू सी, बी टू बी, फिर ज़ीरो रेटेड आपकी कोई सप्लाई है, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है? सप्लाई टू सीजेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट है। तो ये सभी के सभी जो एक्सपोर्ट वाली डिटेल है वो यहाँ पे आती है। एडवांस ऑन व्हिच टैक्स हैज़ बीन पेड आउट, इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इश्यूड। मान लो आपने कोई भी एडवांस रिसीव किया है, उसके ऊपर जीएसटी पे किया है बट उसके इनवॉइस जनरेट नहीं किए हैं। फिर इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज़ टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। तो जो आरसीएम वाली डिटेल्स होती हैं जिसमें हम इनपुट भी क्लेम करते हैं और उसको हम आउटपुट भी शो करते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, तो ये ईसीओ वाली जो डिटेल्स होती है वो यहाँ आती हैं। ये सब टोटल आ जाएगा। फिर आपको क्रेडिटर नोट कोई भी इश्यू किए हैं, या डेबिट नोट, या कोई सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट वाली डिटेल्स आई हैं, तो वो यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट भी आएंगे अगर आपने कुछ कर रखी हो, या फिर भी आपको कुछ चेंज वेंज करना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सिर्फ जो जीएसटीआर 1 में आपने अमेंडमेंट कर रखी है वो वाली डिटेल्स आएंगी, ठीक है? जो आपको अभी करनी है वो वाली आप यहीं पे चेंज कर सकते हैं उसको, आपको यहाँ नहीं डालनी उसको। सप्लाई टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट मतलब मीन्स आपको यहाँ नहीं डालनी, ये अगर आपने पहले कहीं मंथली रिटर्न्स में कर रखी थी, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है, ठीक है? अभी आपको करेक्ट करनी है तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप अपनी जो सही सेल है वो आपको यूज़ करनी चाहिए। जो आपकी बी टू बी की जो सेल है वो आप अपनी बुक्स में चेक करें, बी टू सी की सेल है वो अपने आप अपनी बुक्स से चेक करें। बुक्स और जीएसटीआर 9 सेम होनी चाहिए जीएसटी की रेट में, अदरवाइज थोड़ा इश्यू आ सकता है आपको, क्योंकि जो बुक्स हैं उसी से आपके इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, इनकम टैक्स में सेल सेल, तो हर जगह वो सेम सेल रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको इसीलिए रिकंसिलेशन करना होता है, ठीक है? अब आते हैं फिफ्थ टेबल पे। फिफ्थ टेबल है आपकी डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन टैक्स इज नॉट पेबल। तो जैसे ये वाली जो है इसमें देखो आप टैक्स वाले कॉलम सभी के सभी हाइड है, क्योंकि इस फिफ्थ टेबल में आपको ऐसी सप्लाई डालनी है जिसपे आपको टैक्स पेबल नहीं है, मतलब जीरो रेटेड है, या एग्जेम्प्टेड है, या नील रेटेड सप्लाई है, या नॉन जीएसटी सप्लाई है। तो इस तरीके वाली जो जो भी सप्लाई आपकी है वो वाली सप्लाई आपको इसमें फिफ्थ टेबल में डालनी होती है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट टेबल की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं सीक्वेंस में ही चल लेता हूँ, आपको आईटीसी और वाली चीजें वो साथ के साथ कवर हो जाएंगी, ठीक है? तो 4 और 5 आउटवर्ड से हैं, 6 इनवर्ड की टेबल है। तो इनवर्ड वाली की बात भी मैं साथ के साथ कर लेता हूँ।
तो डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इस वाली जो 6 टेबल होती है ये इंपॉर्टेंट टेबल होती है। इसमें आप अपना जितना भी इनपुट से रिलेटेड है वो रिकंसिलेशन करते हैं। इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो वो चेंजेस भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस वाले में ये पहले नहीं था, ठीक है? आईटीसी वाले ये जो लास्ट ईयर के जो आईटीसी हम करंट ईयर में क्लेम कर लेते हैं, ठीक है? उसके रिलेटेड है, जैसे आईटीसी ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज इंक्लूडेड इन 6A अबव अदर देन रिक्लेम। मींस जैसे क्या होता है कि लास्ट ईयर के आईटीसी हम कुछ मंथ तक, जैसे सितंबर की सितंबर की रिटर्न, जो एक्चुअल रिटर्न होती है आपकी सितंबर की रिटर्न तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? तो वैसे ही मान लो हमने कोई भी लास्ट ईयर की आईटीसी आगे वाले ईयर की आईटीसी में क्लेम किए हुए हैं, जैसे ये जो 83,000 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके अंदर कोई ऐसा अमाउंट है जो लास्ट ईयर का हो, जैसे मान लो ये 3,000 मान लेता हूँ जो लास्ट ईयर का है, ठीक है? जैसे 3,000 लास्ट ईयर का है, तो यहाँ पे ये करने के बाद ये नेट आईटीसी आ जाएगा मेरा करंट ईयर का। तो आपको इसमें वो वाले फिगर डालने हैं जो लास्ट ईयर के हैं। लास्ट ईयर के डालने के बाद आपको यहाँ पे करंट ईयर के फिगर्स आ जाएंगे, भाई कितना क्लेम करना था आपको, ठीक है? अब ये करंट ईयर का जो फिगर्स आने के बाद इसके अंदर आपको इसका बाइफरकेशन देना होता है कि उसमें इनपुट कितना था, उसमें कैपिटल गुड्स कितना था और उसमें इनपुट रिलेटेड टू सर्विसेज कितना था। तो ये तीनों को आपको अलग अलग बाइफरकेट करना होता है, जो यहाँ पे जो A2 वाली टेबल में जो आपका इनपुट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? फिर आता है इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो जो आरसीएम वाली जो आपकी सप्लाई है उसका यहाँ पे बाइफरकेशन देना पड़ता है कि आरसीएम की क्या था, उसका कितना कितना इनपुट है, कैपिटल गुड है, ये वाली चीज, ठीक है? ये अदर देन बी अबव है, मतलब अदर देन आरसीएम वाले हैं, उनमें टैक्स इज पेड एंड आईटीसी अवेल। इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये आरसीएम था, अनरजिस्टर्ड का ये आरसीएम है रजिस्टर्ड पर्सन का। फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कुछ था तो उसका बाइफरकेशन देना है। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे सब टोटल आ जाएगा इन सबका, और यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब इसका जो अमाउंट है यहाँ पे इनका सबका यहाँ पे आपको डिफरेंट डालना है, ठीक है? इसका बाइफरकेशन डालेंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा, ठीक है? तो ये था आपका 6 टेबल। फिर आते हैं 7th टेबल में, ठीक है? तो 7th टेबल है डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इन एलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मान लो आपका कोई भी आईटीसी आपकी रिसीव हुआ है, ठीक है? वो इन एलिजिबल आईटीसी है आपका, मींस जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, या वो आईटीसी एलिजिबल आईटीसी नहीं है, ठीक है? ये रूल्स दे रखे हैं, उन रूल्स के अंदर मान लो ये इन एलिजिबल आईटीसी है या आईटीसी रिवर्सल है, तो वो आपको यहाँ पे देना होता है। टेबल्स 37 का रिवर्सल है, 37 8 9 42 43 में, और 17 5 मीन्स ब्लॉक्ड क्रेडिट जो होता है जिसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है? जैसे कोई रिवर्सल है ट्रान 1 ट्रान 2, तो ये तो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं चीजें, ठीक है? और कोई अदर्स रिवर्सल है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये टोटल रिवर्सल आ जाएगा यहाँ पे। फिर आते हैं नेक्स्ट टेबल नंबर 8, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2 भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा आपका, ठीक है? और आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6 बी अबव, मीन्स जो हमारी 6 टेबल थी उसके अंदर जो बी था, 6 बी से आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो वो इन दोनों का जो हमारा 2 बी में जितना रिफ्लेक्ट हुआ है और 6 बी में जितना है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उनका डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ये जैसे यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड एससीजेड, ठीक है? रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। मींस जो हम आईटीसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। मान लो हमें आईटीसी तो रिसीव हो गया है उसका, मतलब 2 बी के हिसाब से, बट हमने वो क्लेम नहीं कर रखा जीएसटीआर 3 बी में, बट उसको हमने नेक्स्ट ईयर के ईयर में हमने किसी भी मंथ में उसको क्लेम कर लिया, अप टू सितंबर तक की जो हमारी रिटर्न है उस तक हमने अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, तो वो वाला आपको यहाँ डालना है, तो उसका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद भी अगर आपका कुछ बच जाता है तो आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड यहाँ डाल सकते हैं, आईटीसी अवेलेबल बट इन एलिजिबल वाले में डाल सकते हैं। फिर आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये जीएसटीआर आप 9 फाइल कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका होता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसकी आगे के टेबल्स में।
ठीक है, ये आती है 9th रिटर्न, डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द ईयर। तो ये अपने आप आपको प्रीफिल्ड मिलेगी डिटेल्स, जैसे टैक्स पेबल जो आपका है मंथली रिटर्न्स थे उसकी बेसिस पे, बट ये एडिटेबल होता है। मान लो आपने कोई भी सेल्स इंक्रीज की है तो वो आप अपना टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ भी उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे जो ये नॉन एडिटेबल होती हैं चीज़ें, इससे की बाद यहाँ पे डिफरेंस वाली टेबल में अपने आप डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मान लो 500 करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, आपका इसके बाद आपके पास रिकंसिलेशन आपको डॉक्यूमेंटेड करके रखना पड़ेगा कि ये डिफरेंस किस चीज़ का है, कि हमने सेल्स बढ़ाई थी या लास्ट ईयर की सेल्स है उसको रिकंसाइल किया था, या नेक्स्ट ईयर की है, या बुक्स में ज़्यादा थी, तो उसका एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल को अगर कोई भी अगर क्वेरी आती है तो आप उसका रिप्लाई कर सकें, आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, फिर आते हैं ये 10, 11, 12, 13 टेबल। ये इंपॉर्टेंट टेबल्स होती हैं, कोई भी अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई डिटेल्स अमेंड करनी है तो उससे रिलेटेड होती हैं टेबल। जैसे इसका नाम है, जैसे पार्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। तो यहाँ क्या होता है कि भाई आपने मान लो करंट ईयर की कोई सेल थी, वो आपने करंट ईयर की जीएसटीआर 1 में ना दिखा के आगे की जो जीएसटीआर 1 है, मान लो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, उनमें आपने उसको दिखा रखा है, तो वो आपको यहाँ डालनी होती है। जैसे सप्लाई टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू इनवॉइसेस, डेबिट नोट और अमेंडमेंट। अगर आपने कोई भी सप्लाई दिखाई है या आपने इनवॉइसेस या डेबिट नोट या अमेंडमेंट के थ्रू, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर कितना टैक्स था, या आपने कोई भी सप्लाई रिड्यूस की है या टैक्स रिड्यूस किया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे दिखाने पड़ेगा आपको। सेम आपको आईटीसी का, आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। आईटीसी आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो आपने कोई भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी आईटीसी क्लेम किया है तो वो इन टेबल्स में दिखाना पड़ता है, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो दिखाना जरूरी है, तभी आपका ये रिकंसाइल होती है जीएसटीआर 9। ठीक है, इसमें दिखाएंगे जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मान लो मैंने पिछली बार की जो मान लो 23-24 की मैंने जीएसटीआर 9 फाइल किया, तो उसमें भी मैंने ये दिखाया हुआ होता है जो मैंने इस साल में 24-25 में क्लेम किया होगा, तो वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वो रिकंसाइल हो जाए, कि भी हमारा नेट पता लग जाए कि जीएसटीआर 9 करंट ईयर की कितनी है। ठीक है, तो डिफरेंशियल टैक्स पेड, मान लो अब जो हमने जो पहले वाली 11, 12, 13 जो टेबल थी, ठीक है, उसका जो हमने टैक्स पेबल आ गया उसके ऊपर, तो वो हम यहाँ पे हमारा ये अपने आप इंटीग्रेटेड टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी अपने आप शो करेगा, और उसमें आपको यहाँ पे पेड जो हम पे करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, और वो हम जीएसटी का जो पेमेंट मेथड है DRC 03 उससे पे कर देंगे। ठीक है, फिर आते हैं डिमांड एंड रिफंड वाली टेबल। तो ये अगर आपकी कोई भी डिमांड है, ठीक है, रिफंड है, सैंक्शन हो रखा है, रिजेक्ट हो रखा है, पेंडिंग है या टैक्सेस हैं, वो सब की डिटेल यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल टेबल है। फिर आते हैं 16, सेम होता है, सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेले डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये उन लोगों के लिए है, जॉब वर्क्स वालों के लिए। ठीक है, फिर आते हैं 17 टेबल एचएसएन वाली। तो ये इस बार से मैंडेटरी टेबल है। यहाँ पे आपको अपनी जो आपने ऊपर जो डाउनलोड की है टेबल, उससे आपको यहाँ पे अपनी जो जीएसटीआर एचएसएन नंबर डालना है, आपकी सप्लाई जो भी है उसकी एचएसएन नंबर डाल के, जैसे कोई भी मान लो मैं एचएसएन नंबर डाल दिया। ठीक है, जैसे ये वाला है कोई भी, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसकी पूरी सेल बतानी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू पूरे साल की, सेम इंटीग्रेटेड सेंट्रल टैक्स यूनिट वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये इस बार नया चेंजेस आए हैं इसके अंदर। ठीक है, 17 नंबर मैंडेटरी है। इनवर्ड की ये सप्लाई हम नहीं डालते हैं, ये ऑप्शनल है, क्योंकि ये ट्रेस करना भी मुश्किल है कि कैसे कौन कौन सा इनवर्ड है, क्या क्या हमने परचेज किया है। ठीक है, जब ये सारे रिकॉर्ड्स डल जाते हैं तब आप इसको कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूट लाइबिलिटी आपकी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाती है। देखिए, यू हैव मेड B2B सप्लाई ड्यूरिंग देयरफॉर एज पर नोटिफिकेशन नंबर सेंट्रल यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट HSN डिटेल्स एट मिनिमम 4 और 6 डिजिट लेवल इन टेबल 70 डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्लीज प्रोवाइड डिटेलिंग। तो ये मैंडेटरी टेबल है 17, ये डालेंगे तभी आपको ये नेक्स्ट करने देगा प्रोसीड टू फाइल वाले। ठीक है, तो बाकी सेम तरीका ही होता है, जैसे हम GSTR 1 फाइल करते हैं और GSTR 3 भी फाइल करते हैं,
सेम, बट आपको बस ये ईज़ी सी 9 होती है, बट मेन पार्ट होता है इसका रिकंसिलेशन। अगर आपने रिकंसिलेशन सही से कर लिया अपनी बुक्स को, और आपने अपनी जो जीएसटी की रिटर्न्स हैं उनको अगर आपने रिकंसाइल कर लिया, ठीक है? तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस सिंपली ये टेबल्स देखनी है कि भई ये वाली सेल्स की टेबल है, तो इसमें आपको सेल्स के फिगर टिक करने हैं, फिर आपके आईटीसी के फिगर टिक्स करने हैं, कुछ बढ़ाना या घटाना है तो 10, 11, 12, 13 टेबल, उसमें टैक्स पेबल है तो 14 टेबल, और 17 टेबल में आपको एचएसएन की डिटेल देनी है। तो सिंपल सी रिटर्न है, कुछ खास इसमें होता नहीं है, ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है जीएसटी की रिटर्न से रिलेटेड, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आपका, किसी भी तरह का एफएक्यू है, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैंने लिमिट वगैरह सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इसमें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, ठीक है? सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, ठीक है? तो जितना लिमिट्स वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं, ड्यू डेट भी बता दी मैंने, 31 दिसंबर इसकी ड्यू डेट होती है, ठीक है? तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।